भारत को बचाना चाहते हैं, भारत की संस्कृति को बचाना चाहते हैं, भारत के त्योहार को बचाना चाहते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, शिवरात्रि को बचाना चाहते हैं, अपनी बहन बेटियों के मांग में सिंदूर को बचाना चाहते हैं, अपनी बहन बेटियों के गले में मंगलसूत्र को बचाना चाहते हैं, तो इस रविवार को अपने सांसद से जाके मिलिए। सरकार सबकी होती है, प्रधानमंत्री सबके होते हैं, मुख्यमंत्री सबके होते हैं, ऐसे ही सांसद सबके होते हैं। आपने उनको वोट दिया है या नहीं दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार जाके अपने इस रविवार को अपने सांसद से जाके मिलिए। संसद का सत्र चल रहा है, मंडे टू फ्राइडे सांसद दिल्ली में होते हैं, लेकिन शनिवार रविवार को अपने क्षेत्र में होते हैं। उनको ढूंढिए, जहां पे भी हैं, अपने घर पे होंगे या कहीं और स्थान पे होंगे। इस रविवार को अपने सांसद से जरूर मिलिए और उनसे भारत में समान शिक्षा लागू करने की मांग करिए, समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग करिए, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग करिए, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग करिए, और हम दो हमारे दो यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग करिए, नशे के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग करिए, और विदेशी चंदा के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग करिए। एक बात याद रखिएगा, आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, कवि, महामंडलेश्वर, ये 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। बांग्लादेश जल रहा है, कोई भी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार दूसरों का घर नहीं बचा रहा है, सब अपना घर बचा रहे हैं, और बहुत सारे तो अपने आप तक भाग चुके हैं। जैसे बांग्लादेश की शेख हसीना भाग गई ना, जैसे अराजकता फैली, एक दिन हमारी शेख हसीना भी भाग जाएंगी। हमारे यहाँ भी जितने टीपू सुल्तान है वो सब भाग जाएंगे, कोई नहीं बचेगा आपको बचाने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, दल गुलामी छोड़ दीजिए। गंधार, दुर्योधन का ननिहाल, 100 साल के अंदर कंधार बन गया था। कुंभा 100 साल के अंदर काबुल बन गया था। पर्सिया 100 साल के अंदर ईरान बन गया था। कैके 100 साल के अंदर पेशावर बन गया था। बाल्हिक 100 साल के अंदर बल्ख बन गया था। कंबोज 100 साल के अंदर बरक्सा बन गया था। सुवास्तु 100 साल के अंदर स्वात घाटी बन गया था। तक्षशिला 100 साल के अंदर रावलपिंडी बन गया था। 1805 में अफगानिस्तान, जिसको हम आज की डेट में कहते हैं, पहले वो गंधार था, वहाँ प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू। बहुत विकास करने वाले थे, खूब तालाब बनवाए थे, खूब जो है उन्होंने वहाँ पे सड़कें बनवाई थी, खूब धर्मशालाएं बनवाई थी, और 1825 आते आते अपना परिवार लेके भाग गए। जैसे अभी खालिदा शेख हसीना भागी ना बांग्लादेश छोड़ के, ऐसे ही पंडित नंदराम टिक्कू अपना परिवार लेके अफगानिस्तान से भाग गए, वहाँ की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया, और नतीजा ये हुआ, अफगानिस्तान से हिंदू भी खत्म हो गए, जैन भी खत्म हो गए, बौद्ध भी खत्म हो गए, सिख भी खत्म हो गए, ब्राह्मण भी खत्म हो गए, क्षत्रिय भी खत्म हो गए, वैश्य भी खत्म हो गए, दलित भी खत्म हो गए, अगड़े भी खत्म, पिछड़े भी खत्म, दलित भी खत्म, सवर्ण भी खत्म, सब खत्म हो गए। इसी तरीके से भारत का एक देश, पड़ोसी देश पाकिस्तान जिसको कहते हैं, वो भी पहले भारत का हिस्सा था। जैसे अफगानिस्तान पहले भारत का हिस्सा था, वैसे पाकिस्तान भी पहले भारत का हिस्सा था। 1947 में जब नरसंहार शुरू हुआ था, आगजनी शुरू हुई थी, जैसे बांग्लादेश में आज हो रही है। अब आप बांग्लादेश को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं, ऐसे ही 1947 में हुआ था। कोई भी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार दूसरों का घर बचाने नहीं आया था। सब या तो अपना घर बचा रहे थे या तो खुद ही छोड़ के भाग आए थे। 1947 में जितने प्रमुख लोग थे वो सब पाकिस्तान से छोड़ के भाग आए। आडवाणी जी भारत आ गए, जेठमलानी जी भारत आ गए, मिल्खा सिंह भारत आ गए, गुलजार साहब भारत आ गए, लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ के पिताजी अपने यहाँ आ गए, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब यहाँ आ गए। तो जितने भी संजय दत्त के पिताजी सुनील दत्त यहाँ आ गए थे, प्रेम चोपड़ा का परिवार इधर आ गया था। ये जो कपूर खानदान है बॉलीवुड वाला, पृथ्वीराज कपूर अपना सब कुछ वहाँ से छोड़ छाड़ के भाग आए थे। कोई किसी को बचाता नहीं है, सब खुद ही छोड़ के भागते हैं। जैसे शेख हसीना छोड़ के भागी है ना, ऐसे 1947 में सब छोड़ के भाग के आए थे। और वो पहले राजा भरत का ननिहाल था, वहाँ से माता कैकेयी आई थी, इसलिए उसको कैकेयी कहते थे। जैसे अफगानिस्तान जो है इसको गंधार कहते थे, माता गंधारी आई थी, ऐसे पाकिस्तान से माता कैकेयी आई थी और उसको कैकेयी कहते थे। आज की डेट में पाकिस्तान में न हिंदू बचा, न जैन बचा, न बौद्ध बचा, न सिख बचा, न ब्राह्मण बचे, न क्षत्रिय बचे, न वैश्य बचे, न दलित बचे, न अगड़े बचे, न पिछड़े बचे, न दलित। अब वहाँ पे दलित सवर्ण का झगड़ा ही खत्म हो चुका है। उनसे सीख लीजिए। इसलिए कह रहा हूँ, इस रविवार को जाके अपने सांसद से मिलिए, विधायक से मिलिए, और उनसे समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करिए। जिसको आप बांग्लादेश कह रहे हैं, ये भी भारत का हिस्सा था। वहाँ पे हिंदू रहते थे। वेस्ट बंगाल हमारे पास है, ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में चला गया था, उसी को आज बांग्लादेश कहते हैं। ऐसे ईस्ट पंजाब हमारे पास है, जिसको पंजाब कहते हैं, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में चला गया था, वो पाकिस्तान मिल गया। तो ईस्ट पंजाब में तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख है जो हमारे पास है। ईस्ट पंजाब में अगड़े पिछड़े भी हैं। ईस्ट पंजाब जो हमारे पास पंजाब है, उसमें ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी, दलित भी हैं, सिख भी हैं। वेस्ट पंजाब के कहाँ चले गए सिख? वेस्ट पंजाब के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहाँ चले गए? वेस्ट पंजाब के जैन, बौद्ध, सिख कहाँ चले गए? आखिर गायब हो गए ना। ये बांग्लादेश आप देख रहे हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। अब तो वहाँ पे अभी बहुत बड़े एक्टर थे, गायक थे, उनका भी घर जला दिया, 150 साल पुरानी उनकी हवेली जला दिया। कितने सारे मंत्रियों को मारा जा रहा है, किडनैप किया गया है। क्या आप यही चाहते हैं कि 25 साल के बाद आपकी बहन बेटियों को आपकी आंखों के सामने किडनैप कर लिया जाए?
क्या आप चाहते हैं कि 25 साल के बाद आपकी बहन, आपका घर जलाया जाए, आपको ऐसे टॉर्चर करके मारा जाए? आपने देखा ना बांग्लादेश में कैसे मार मार के उल्टा टांग रहे? क्या आप यही चाहते हैं ये भारत में भी हो? और अगर आप ये सोच नहीं पा रहे हैं तो ये आपकी मूर्खता है। जैसे पाकिस्तान, आपने सोचा तो पाकिस्तान में हो गया, भारत में, अरे वो भी भारत का हिस्सा था। आप बांग्लादेश में हो रहा है, सोच रहे आप तो भारत में हो रहा है। अरे जो बांग्लादेश में हो सकता है वो भारत में भी होगा। जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, मैं कह रहा हूं ये सब कुछ भारत में होगा अगर कानून नहीं बदले गए। ये अच्छी तरीके याद रखिएगा, डॉक्टर बीमारी ठीक नहीं करता, दवाई बीमारी ठीक करती है। आखिर चीन में शांति है क्यों? क्या आपको लगता है वहाँ के शासक बहुत पावरफुल है? क्या वहाँ के जो चीनी जनता है रोज लाठी चलाती है? नहीं, नियम कानून कठोर है। दुबई में शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। दुबई में भी तो 80% मुस्लिम है, लेकिन वहाँ पे अराजकता क्यों नहीं है? वहाँ पे क्यों नहीं घर जलाया जा रहा है हिंदुओं का? क्यों? क्योंकि वहाँ पे कठोर नियम कानून है। नियम कानून आपको बचाएगा, जो नियम कानून मैं कह रहा हूं वो बचाएगा। बाकी अगर आप किसी धर्मगुरु के भरोसे बैठे हुए, किसी महामंडलेश्वर के भरोसे बैठे हुए, किसी आचार्य के भरोसे बैठे हुए, तो ये आप देख लीजिए पूरे बांग्लादेश के मठ मंदिर बचाए जा रहे हैं। जो वहाँ महामंडलेश्वर हैं, जो आचार्य हैं, जो वहाँ पे पुजारी हैं, जो धर्मगुरु हैं, वो खुद ही अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, आपको कहाँ से बचाएंगे? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सांसद से जाके मिलिए। आज की डेट में तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। जानते हैं क्यों अशांत है? क्योंकि इन सभी देशों में मदरसा है। जहां मदरसा खुला वहां अशांति फैली, जहां मदरसा खुला वहां पे अराजकता फैली। और भारत में तो 5 लाख मदरसे चल रहे हैं इस समय। मुगलों ने जो शुरू किया था वो मदरसे चल रहे हैं। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, मदरसों में कौन सी किताब चलती है, मदरसों में कौन पढ़ाता है, मदरसों कोई कुछ नहीं पता। 2012 में कांग्रेस की सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक्ट के दायरे से मदरसों को बाहर निकाल दिया था। उस जो अमेंडमेंट हुआ था 2012 में, उसको ठीक करना पड़ेगा। संसद से जाके मिलिए कि भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड क्यों नहीं लागू हो रहा है, भारत में समान शिक्षा क्यों नहीं लागू हो रही है, भारत में मुगलिया मदरसे क्यों चल रहे हैं, भारत में अंग्रेज़ों के जो है कॉन्वेंट स्कूल क्यों चल रहे हैं, एक देश एक शिक्षा बोर्ड कब लागू होगी, ये जाके अपने सांसद से पूछिए। और नहीं पूछेंगे तो ठीक है, 25 साल के बाद जो होगा आपके परिवार के साथ होगा, मेरे परिवार के साथ होगा, सबके साथ होगा। हम भी देखेंगे, आप भी देखते रहना। जब बहन बलात्कार शुरू होगा, घर जलाया जाएगा, तो सबका घर जलेगा। मैं तो आज आपसे कह रहा हूं, मान जाइए, दल गुलामी छोड़ दीजिए, सांसदों से मिलिए। आपने उनको वोट दिया चाहे नहीं दिया, सांसद सबका होता है। विधायक से मिलिए, आपने उनको वोट दिया चाहे नहीं दिया, वो सबके होते हैं। और खतरा भारत के लिए जानते हैं सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जमाती संगठन, उसका मुख्यालय भारत में है। जो संगठन पूरी दुनिया को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहता है, जो 150 देशों में काम करता है, उसका हेडक्वार्टर भारत में है। एक बार गूगल करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसका मुख्यालय दिल्ली में है। उस संगठन के ऊपर, उस जमाती संगठन के ऊपर उज्बेकिस्तान ने बैन किया हुआ है, तजाकिस्तान ने बैन किया हुआ है, अरब ने बैन किया हुआ है, रूस ने बैन किया हुआ है। और भारत में वो फल फूल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत की क्या हालत होगी, अपने आप में इसकी कल्पना कर सकते हैं। भारत के बॉर्डर पर 9 देश हैं, जिसको जमातियों के, जो जमाती उसको खुरासान कहते हैं, कि उनका टारगेट है पूरे खुरासान को कन्वर्ट करना। और 9 में से देखिए 4 देश उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। अफगानिस्तान को कन्वर्ट कर लिया पूरी तरीके से, मालदीव को पूरा कन्वर्ट कर लिया, मालदीव भी पहले भारत का हिस्सा था। पाकिस्तान को पूरा कन्वर्ट कर लिया, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। अब बांग्लादेश को भी कन्वर्ट कर लेंगे पूरा, ये भी भारत का हिस्सा था। अब बचा है नेपाल। नेपाल में बहुत तेज़ी के साथ हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। जो 100% हुआ करते थे 80% के आसपास आ चुके हैं। बड़े प्लान्ड वे में वहाँ पे भी, नेपाल में भी घुसपैठ हो रही है, नेपाल में भी धर्मांतरण हो रहा है, नेपाल में भी जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। नेपाल के जो हिंदू हैं उनके युवाओं के बीच में नशा बांटा जा रहा है। बाकायदा सोशल मीडिया के माध्यम से उनको अश्लील बनाया, उनको कामुक बनाया जा रहा है, अश्लीलता उनको परोसी जा रही है। और एक बार जब यंग जनरेशन नशेड़ी हो जाए, कामुक हो जाए, सुबह से लेकर शाम तक इंस्टाग्राम देखने लग जाए, रील देखने लग जाए, तो उसको अपनी संस्कृति की कोई चिंता नहीं रहती है। तो 2 तरीका अपनाया गया। पहला क्या तरीका अपनाया गया? घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट के माध्यम से डेमोग्राफी को बदलना। दूसरा तरीका अपनाया गया है ड्रग, अश्लीलता के माध्यम से और ड्रग के माध्यम से यंग जनरेशन को बर्बाद करना। और आज ये नेपाल में भी यही हो रहा है, भूटान में भी यही हो रहा है, श्रीलंका में भी यही हो रहा है, म्यांमार में भी हो रहा है। मैंने कहा था ना, जैसे अफगानिस्तान हमारे बॉर्डर पे है, पाकिस्तान हमारे बॉर्डर पे है, मालदीव हमारे बॉर्डर पे है, बांग्लादेश बॉर्डर पे है, ऐसे नेपाल भी हमारे बॉर्डर पे है, भूटान भी हमारे बॉर्डर पे है, श्रीलंका भी हमारे बॉर्डर पे है, म्यांमार भी हमारे बॉर्डर पे है। और ये सब कभी न कभी भारत हुआ करते थे। इसलिए इस पूरे एरिया को ही गजवा हिंद करना है। गजवा हिंद का मतलब हिंदुस्तान के हिंदुओं को खत्म कर नहीं करना। गजवा हिंद का मतलब खुरासान प्रांत। खुरासान प्रांत का मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार। केवल एक देश हमारा पड़ोसी है, चीन। वही सुरक्षित है, वहाँ पे शांति है, वहाँ पे खुशहाली है।
अब आप सोचिए, भारत के बॉर्डर पे कुल 9 देश हैं, 9 देश में एक देश ऐसा है जहां धर्मांतरण नहीं होता, जहां अवैध घुसपैठ नहीं होती, जहां जनसंख्या विस्फोट नहीं होता, जहां पे ड्रग स्मगलिंग नहीं होती है, जहां पे अराजकता नहीं फैल रही है, जहां बड़े से लोग शांति से रहना। जानते हैं क्यों? क्या आपको लगता है जो चीन का राष्ट्रपति, चीन के प्रधानमंत्री बड़े पावरफुल हैं, बहुत ईमानदार है? नहीं, चीन का कानून बहुत कठोर है, चीन का पुलिस सिस्टम बहुत अच्छा है, चीन का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छा है, चीन का जुडिशल सिस्टम बहुत अच्छा है, चीन में मदरसे नहीं है, चीन में मिशनरी स्कूल नहीं है, चीन में समान शिक्षा है, चीन में समान नागरिक संहिता है, चीन में घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून है, चीन में धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून है, चीन में जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ कठोर कानून है, चीन में विदेशी फंडिंग के खिलाफ कठोर कानून है, चीन में हवाला के खिलाफ कठोर कानून है, चीन में आप जो है अराजकता नहीं फैला सकते। अगर अराजकता फैलाएंगे 6 महीने साल भर के अंदर फांसी हो जाएगी। आप गूगल कर लीजिएगा, भारत चीन के पूर्व कानून मंत्री को फांसी हो चुकी है। अब भारत में तो आए दिन कोई सांसद धमकी देश विरोधी बात करता है, कोई विधायक देश विरोधी बात करता है, कोई कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदू खत्म कर दूंगा। कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भारत में कानून का राज है और कानून हमारा घटिया है। जब घटिया है तो किसी को सजा ही नहीं हो रही। कोई जाति का जहर घोल रहा है, कोई भाषा का जहर घोल रहा है, कोई क्षेत्र का जहर घोल रहा है, कोई अराजकता फैलाने की धमकी दे रहा है, कोई कुछ भी बोल देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, लेकिन कुछ होता ही नहीं। कुछ क्यों होता क्यों नहीं? क्योंकि हमने कानून नहीं बनाए। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत को बचाने के लिए एक वन नेशन वन पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, भारत को बचाने के लिए वन नेशन वन जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा, भारत को बचाने के लिए वन नेशन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड बनाना पड़ेगा, भारत को बचाने के लिए पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, टैक्स चार्टर लागू करना पड़ेगा, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करना पड़ेगा, सिटीजन चार्टर लागू करना पड़ेगा, इलेक्शन चार्टर लागू करना पड़ेगा। जो देश विरोधी बात करे, जो इस तरीके की बात करे, उसके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। जो देश विरोधी बात करे, भारत की संस्कृति के खिलाफ करे, उसकी नागरिकता खत्म करने का कानून बनाना पड़ेगा। आज तक किसी की नागरिकता ही नहीं खत्म हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर हमने कानूनों को बदल दिया तो भारत बच जाएगा, भारत की संस्कृति बच जाएगी। जो बांग्लादेश में हो रहा है ये हमारी बहन बेटियों के साथ नहीं होगा। हमारा देश सुरक्षित रहेगा। जैसे चीन सुरक्षित है, ऐसे भारत सुरक्षित रहेगा। चीन के रास्ते पे चलेंगे, चीन के तरीके नियम कानून बनाएंगे तो भारत बचेगा। और अगर हम झूठे सेकुलरिज्म के चक्कर में और फलाने के चक्कर में और समाजवाद के और झूठे जो पाखंड के चक्कर में, इन नेताओं के बतौलेबाजी के चक्कर में फंस गए तो मैं कह रहा हूँ 25 साल के बाद न यादव बचेंगे न पटेल बचेंगे। आखिर बांग्लादेश के में यादव भी तो, यादवों का घर जल रहा है, पटेलों का भी घर जल रहा है, पासवानों का भी घर जल रहा है, ब्राह्मणों का भी घर जल रहा है, क्षत्रियों का भी चल रहा है, दलितों का भी जल रहा है, हिंदू का भी जल रहा है, जैन का भी जल रहा है, बौद्ध का भी जल रहा है, सिख का भी जल रहा है, सबका घर जल रहा है। तो तरीका यही है कि आप कठोर कानून की मांग करिए। और एक बात याद रखिएगा, भारत में आप सोच रहे हैं ये संविधान, अरे ये संविधान भारत में तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। लोकतंत्र भारत में तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। सेना यहाँ का विद्रोह तब तक नहीं करेगी जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। प्रशासनिक अधिकारी जो नौकरशाह हैं वो देश विरोधी मतलब सत्ता पलटने का काम तब तक नहीं करेंगे जब तक प्रशासन में नौकरशाही में हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन जहाँ जहाँ हिंदू खत्म होने लग जाएंगे, अराजकता फैलनी शुरू हो जाएगी। शुरुआत हो चुकी है। डेमोग्राफी तेज़ी के साथ बदल चुकी है। 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। अभी भी अगर आप दल गुलामी करते रहोगे, नेताओं से नहीं मिलोगे, सांसदों से कानून बनाने की मांग नहीं करोगे, विधायकों से कानून बनाने की मांग नहीं करोगे, अपने पसंदीदा नेता को ट्विटर पर टैग करके अपनी बात नहीं करोगे, फेसबुक पर अपनी बात नहीं करोगे, तो आप याद रखना 25 साल के बाद आपको ही अपना खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा, दुकान मकान छोड़ के भागना पड़ेगा, धंधा व्यापार छोड़ के भागना पड़ेगा। ये जो फार्म हाउस बना रखा है, 3 बेडरूम का फ्लैट खरीद रखा है, 4 बेडरूम का फ्लैट खरीद रखा है, ये जो कोठी बना रखा है ना, ये सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा। जैसे बांग्लादेश में सब कुछ छोड़ के भाग रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में सब कुछ छोड़ के भागे, जैसे अफगानिस्तान में छोड़ के सब कुछ भागे, जैसे कश्मीर में सब कुछ छोड़ के भागे, जैसे आपके नागालैंड में सब कुछ छोड़ के भाग रहे हैं, मेघालय में सब कुछ छोड़ के भाग रहे हैं, मणिपुर में सब कुछ छोड़ के भाग रहे हैं। भारत के अंदर भी तो हो रहा है। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो तो कश्मीर में हो चुका है, जो बांग्लादेश में हो रहा है कुछ दिन पहले मणिपुर में हो चुका है, जो बांग्लादेश में हो रहा है नागालैंड में हो चुका है। आखिर नॉर्थ ईस्ट में पूरे हिंदू खत्म हुए तो कैसे खत्म हुए? उसके लिए ही तरीका है, कानून बनाया जाए, माइनॉरिटी को डिफाइन किया जाए, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बने। बड़ी सीधी सी बात है, अगर हम अपनी जाति नहीं बदल सकते तो हम अपना धर्म कैसे बदल सकते हैं? फिर धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बन रहा है? इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, अपने सांसदों को शेयर करिएगा, विधायकों को शेयर करिएगा। अगर आपकी जान पहचान में कोई जज है तो उनको भी ये वीडियो शेयर करिएगा। अगर अभी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाएंगे और आपकी स्थितियाँ आपके हाथ से निकल जाएंगी।